अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लूप। ये कुछ टर्म्स हैं, इनको हम सबको पढ़ेंगे। हिस्टेरेसिस को समझने से पहले मैं आपको कुछ मटेरियल्स के बारे में बताऊंगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो आर्जी तौर पे मैग्नेटाइज किए जा सकें, या दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे मटेरियल जिनको कुदरती जो मकनातीस है वो अपनी तरफ खींच सके। जैसे एग्ज़ाम्पल है इसकी आयरन, स्टील में चूँकि कार्बन शामिल होती है आयरन में, तो उसको स्टील का नाम देते हैं। इसी तरह से निकल है, इसी तरह से कोबाल्ट है। तो ये हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। इनको आर्जी तौर पे हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं। दरअसल इन मटेरियल्स के अंदर, जैसे ये कोई एग्जाम्पल है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जैसे आयरन ही कह लें, तो इसके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप, ये ग्रुप है। फॉर एग्जांपल मैं बना रहा हूँ और ये ग्रुप हैं, बहुत सारे एटम्स मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, और वो ग्रुप एक छोटा सा टाइनी मैग्नेट बन जाता है। और उसकी मैग्नेटिज्म मैं यूं दिखा रहा हूं एरोज के साथ। आपको मालूम मैग्नेट का एक एंड नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, और आउटसाइड नॉर्थ पोल से निकल के साउथ की तरफ घूम के जा रही होती हैं। अब उस परमानेंट मैग्नेट की हम बात छोड़ेंगे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिनको आर्जी तौर पे मकनातीस बनाया जा सकता है कुछ देर के लिए, ये वो मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक। इसके अंदर ये मैं दिखा रहा हूँ साउथ और नॉर्थ पोल की डायरेक्शन। जिधर एरो है उधर फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल है, और इस तरह से ये ग्रुप ऑफ एटम्स मिलके एक छोटा सा टाइनी मैग्नेट बना रहे हैं, जिसको मैं ये सेक्शन में दिखा रहा हूं। और इनकी अलाइनमेंट यानी रुख मुख्तलिफ है, रैंडम है। तो इनके ऊपर, पूरे स्पेसिमन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? जीरो नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये एक दूसरे की मकनातीसियत को कैंसिल करते हैं। अब अगर इस स्पेसिमन को, इस सैंपल को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में रखें, तो ये सैंपल, ये जो मकनातीसियत है इसके अंदर हर सेक्शन की, ये अलाइन होना शुरू हो जाएगी। नॉर्थ से साउथ की तरफ सारे अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। कुछ देर के बाद ये सारे अलाइंड हो जाएंगे, ये एक्सटर्नल फील्ड के मुताबिक। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ इस मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं जो बैरूनी है, और जो ये स्पेसिमन है, सैंपल है, इसके अंदर ये जो सेक्शन थे ये वाले, ये अलाइंड हो गए। हमने इनको ज़बरदस्ती अलाइन किया है, एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके बैरूनी तरफ से। अब ये जो एक सेक्शन है इसको हम डोमेन बोलते हैं। अब ये मकनातीसियत के डोमेन है, तो हम इनको मैग्नेटिक डोमेन बोलते हैं। तो ये मैग्नेटिक डोमेन की अलाइनमेंट हो जाती है इस सैंपल के अंदर। अब ये सैंपल अगर हम इस फील्ड से बाहर निकालेंगे तो ये कुछ देर तक
अलाइंड ही रहेगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता से ये अलाइनमेंट खो देगा। कुछ देर के बाद ये सिस्टम होना शुरू हो जाएगा। इसका मकनातीसियत जो पहले की बेतरतीबी थी, रैंडम, वो आने शुरू हो जाएगी और अलाइनमेंट ख़त्म होने शुरू हो जाएगी। कुछ देर तक ऐसा होगा। जब ये अलाइंड था तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं था। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड टोटल ज़ीरो है। इस केस में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं है, यहाँ भी ज़ीरो नहीं है, मगर कुछ देर के बाद ये मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगा। वो टाइम फॉर एग्जांपल डेल्टा टी है। तो ये मटेरियल कुछ देर के लिए मैग्नेटाइज किए जा सकते हैं। ऐसे मटेरियल्स को फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। जैसे इनकी एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट वगैरह। ये ऐसे मटेरियल हैं, इनको जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो अपनी तरफ खींच भी लेता है। अब हम आगे चलते हैं कि हम ऐसे मटेरियल को ज़बरदस्ती मैग्नेटाइज करें और ये कुछ देर के लिए मैग्नेटाइज ही रहेगा, तो हम अपनी मर्ज़ी से उसको थोड़ा जल्दी डीमैग्नेटाइज करें कि वो पहले की तरह हो जाए। फिर हमें कुछ काम करना पड़ेगा। हम इसको उल्टा दें, ये नॉर्थ पोल इधर कर लें, साउथ इधर कर लें, तो ये अलाइनमेंट उल्टी होना शुरू हो जाएगी। मगर पहले डीमैग्नेटाइज होगा, फिर रिवर्स मैग्नेटाइज होगा। तो इस सैंपल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज बाय फोर्स करना पड़ता है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। ये हमारे पास परमानेंट मैग्नेट था, दो मैग्नेट थे, उसके हमने दो पोल रखे हुए थे, साउथ इधर से नॉर्थ इधर से पकड़ के बीच में फील्ड एस्टैब्लिश किया और इस सैंपल को रखा, मैग्नेटाइज किया। एक्सटर्नल फील्ड हटाया तो ये डीमैग्नेटाइज होने लगा। अब अगर हम इसको डीमैग्नेटाइज भी बाई फोर्स करें, फिर वापस मैग्नेटाइज करें, तो मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन में हम देखेंगे कि ऐसा सिस्टम हम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास एक तरीका है कि हम एक सोलिनॉइड लें, एक स्प्रिंग जो बड़ा सा है स्टील का, आयरन का, तो उसमें हम करंट भेजें, आई कौन सा, एसी करंट, अल्टरनेटिंग। तो अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट होता है जिसकी ये पोलैरिटी चेंज होती है। एक लम्हे के लिए ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो करंट इधर से इधर जाएगा। मैं इसको लेफ्ट एंड बोलता हूँ, इसको राइट एंड सोलिनॉइड का बोलता हूँ। तो जैसे ये करंट इस सोलिनॉइड में घूम के जाएगा, तो आपको मालूम है सोलिनॉइड के अंदर यूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा हो जाएंगी और ये एरिया, ये रीजन इतना सा एक बन जाएगा मकनातीस। कौन सा मकनातीस होगा? ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, हमने इलेक्ट्रिसिटी से बनाया। अब अगर वो सैंपल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्टील का, आयरन का पीस हम इस सोलिनॉइड के अंदर रख दें, तो ये मैं रेड कलर से वो पीस इस सोलिनॉइड के अंदर रख रहा हूं, तो ये स्पेसिमन, ये सैंपल, ये आयरन पीस इस करंट के मुताबिक मैग्नेटाइज भी होगा, डीमैग्नेटाइज भी होगा। अब ये करंट एसी है, तो इसकी नौयत कैसे है? एसी करंट आप जानते हैं, वोल्टेज हो या करंट, ये टाइम एक्सिस के साथ इसकी पोलैरिटी चेंज होती है। ये इधर करंट की पॉजिटिव वैल्यू, ये जीरो, ये नेगेटिव करंट की वैल्यू। तो करंट अल्टरनेटिंग एसी कुछ यूं होता है, चेंज हो रहा होता है इसकी पोलैरिटी और मैग्नीट्यूड टाइम के साथ साथ। तो इसका एक चक्कर यहां से लेके यहां तक एक चक्कर है, वन साइकिल। फिर ये दूसरा साइकिल, फिर ये तीसरा साइकिल, ये पास थ्रू होते जाते हैं। अब इसमें आप देखें कि अल्टरनेटिंग करंट में करंट आई 0 से
पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू पे जाता है, फिर वहाँ से डाउन होकर 0। तो करंट की पॉजिटिव पीक की तरफ पहले एक बार वैल्यू बढ़ती है, फिर वैल्यू घटती है, 0 पे आती है। फिर इसकी नेगेटिव पीक आ जाती है करंट की, इधर चल पड़ता है ये इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर वापस 0। तो इसके एक साइकिल में करंट 2 पीक वैल्यू लेता है, एक बार पॉजिटिव वैल्यू पीक और एक बार नेगेटिव पीक वैल्यू। अब ये करंट का अगर हम एक साइकिल लें फॉर एग्जांपल, तो इस स्पेसिमन को क्या होगा, करंट 0 से +i तक जाएगा इंक्रीजिंग केस में। तो जब इस कॉइल में, इस सोलिनॉइड में करंट 0 से पॉजिटिव पीक तक बढ़ता जा रहा है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है और इसके अंदर जो डोमेन है उनकी अलाइनमेंट होने लगती है। करंट पॉजिटिव पीक तक पहुंचता है तो ये डोमेन हो सकता है सारे मैग्नेटाइज हो चुके हों या भी कुछ रह चुके हों, मगर मैक्सिमम ये अलाइनमेंट हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल इसका ये पोल नॉर्थ बन जाता है और ये साउथ पोल बन जाता है। किस केस के लिए, मैं इसको यहां पे दिखाता हूं, 0 से लेके 1 तक, फिर ये 0.2, ये 0.3, ये 0.4। एक साइकिल में मैं ये 5 पॉइंट ले रहा हूं, 0, 1, 2, 3, 4। तो S और N 2 पोल बन गए, करंट 0 से 1 तक इंक्रीज हुआ, तो ये मैग्नेटाइज हो गया, स्पेसिमन मैग्नेटाइज हो गया। अब हम देखते हैं कि वो करंट जो AC है वो तो अब पीक वैल्यू से वापस खुद ब खुद मुड़ेगा 0 की तरफ। तो करंट डिक्रीज होने से ये जो फ्लक्स है ये डिक्रीज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन में बदलने शुरू हो जाएगी। जैसे ये वाला स्पेसिमन यहाँ पे इतनी देर में डीमैग्नेटाइज हो रहा था खुद ब खुद, अब यहाँ पे ये काम करंट कर रहा है, करंट मैक्सिमम से 0 की तरफ जा रहा है। तो इस सैंपल के अंदर, आयरन के अंदर फ्लक्स कम हो रहा है, 0 की तरफ जाएगा फ्लक्स, तो ये स्पेसिमन डीमैग्नेटाइज होगा, यानी करंट 1 से लेके 2 तक जब पहुंचेगा करंट मुकम्मल 0, ये S और N मुकम्मल डीमैग्नेटाइज नहीं होंगे, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड रह जाएगा। करंट चूंकि फास्ट है, ये मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन स्लो है, तो ये थोड़ा सा इसका साउथ नॉर्थ पोल रह जाएगा और ये थोड़ा सा साउथ। अब करंट 2 से 3 की तरफ जा रहा है, तो ये करंट की वही रिवर्स डायरेक्शन है, नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है, पीक वैल्यू की तरफ। तो अब करंट की डायरेक्शन ये नहीं है, करंट की डायरेक्शन इधर है, ये पोलैरिटी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो करंट अब इधर से इधर जा रहा है। अब ये जो नॉर्थ पोल था, पहले ये ख़त्म होगा, ये साउथ पोल है, पहले ये ख़त्म होगा, तो फिर ये साउथ बनने शुरू हो जाएगा और ये पोल नॉर्थ बनने शुरू हो जाएगा। इसकी वजह, अब ये करंट 2 से 3 की तरफ इंक्रीज हो रहा है, 0 वैल्यू से नेगेटिव I की तरफ जा रहा है। अब करंट उल्टा बढ़ने लगेगा, तो इसमें मैग्नेटाइजेशन उल्टी बनने लगेगी, इस स्पेसिमन को उल्टा मैग्नेटाइज कर रहा है ये करंट। तो अब इसका ये पोल साउथ पोल और ये नॉर्थ बनने लगेगा। करंट 0.2 से 3 तक पहुंचा अपनी मैक्सिमम वैल्यू को, तो ये नॉर्थ पोल बन गया मुकम्मल, ये साउथ पोल बन गया फुल। अब करंट ने खुद ब खुद 0.3 से 4 की तरफ डिक्रीज होना है, 0 करंट बन रहा है मैक्सिमम वैल्यू से 0, -I से 0 की तरफ, 0.3 से 4 की तरफ। अब यहाँ क्या होगा, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल बना था फुल फ्लक्स होने से, अब वो फ्लक्स डिक्रीज होगा क्योंकि करंट डिक्रीज हो रहा है।
फिर वक्त एक ऐसा आएगा करंट 0 पे पहुंचेगा और ये नॉर्थ पोल भी ख़त्म हो जाएगा, ये साउथ पोल भी ख़त्म। तो इसमें डोमेन्स वो बेतरतीबी इख्तियार कर लेंगे तो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा ये मटेरियल। तो हम इस मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे हैं, डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एसी करंट, क्योंकि एसी करंट में करंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑटोमेटिकली है। तो हमें ऑटोमेटिक एक सोर्स मिल गया इस सैंपल को मैग्नेटाइज करने का और डीमैग्नेटाइज करने का। तो अब आपके पास एक्चुअल जो हिस्टेरिसिस है वो क्या मतलब है हिस्टेरिसिस का। हिस्टेरिसिस दरअसल मैग्नेटाइजेशन किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की स्लो होती है मैग्नेटाइजिंग करंट के मुकाबले में। तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन पीछे रह जाती है एसी करंट सोर्स के। ये एसी करंट कौन सा करंट है? मैग्नेटाइजिंग करंट। तो हम इसी फिनोमिना को, इसी बात को हम हिस्टेरिसिस बोलते हैं। तो हिस्टेरिसिस को मैं डिफाइन करने लगा हूं कि मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की पीछे रह जाती है मैग्नेटाइजिंग करंट के। इसको मैं इंग्लिश में बयान करता हूं, द लैगिंग, पीछे रह जाना, द लैगिंग बिहाइंड ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन इन a ferromagnetic material as magnetizing current is applied। या यूं याद रखें, मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ता नहीं, उसकी स्पीड तो वही रहती है। हाँ, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन उसके साथ सिंक्रोनाइज नहीं होते, पीछे रह जाते हैं। तो ये पीछे रह जाना हिस्टेरिसिस है। किसका पीछे रह जाना? मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन का पीछे रह जाना। किससे? मैग्नेटाइजिंग करंट से। तो ये हो गया हिस्टेरिसिस। अब इससे आगे हम जाते हैं हिस्टेरिसिस लूप क्या होता है। हिस्टेरिसिस लूप दरअसल एक ग्राफ है। हिस्टेरिसिस लूप एक ग्राफ है मैग्नेटाइजिंग करंट और मैग्नेटाइजेशन के बीच में। फॉर एग्जांपल, मैग्नेटाइजेशन जो फील्ड बी है वो ये है, अपवर्ड पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। तो करंट आई, मैग्नेटाइजिंग करंट इधर है और ये इसकी जीरो वैल्यू इधर पॉजिटिव है, इधर ये करंट आई नेगेटिव है। अगर हमारे पास एक मटेरियल है सैंपल जिसको हम मैग्नेटाइज करना चाहते हैं, तो करंट का जो साइकिल है जीरो से, फॉर एग्जांपल, वो यहाँ तक आता है अपनी मैक्सिमम पीक वैल्यू आई नॉट तक, फिर वापस जीरो पे होता है, फिर एक साइकिल में, करंट के अपने एक साइकिल में, फिर जीरो की तरफ आता है, फिर जीरो से नेगेटिव साइड बढ़ जाता है, तो ये नेगेटिव आई नॉट है पीक वैल्यू, फिर वापस इससे जीरो पे आता है। तो ये करंट का एक चक्कर है, साइकिल है, एसी करंट का एक साइकिल है। वो अपनी स्पीड से इंक्रीज डिक्रीज होगा, हम उसको कंट्रोल नहीं कर रहे। हाँ, उसकी मदद से हम एक सैंपल को मैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो मैग्नेटाइजेशन उसमें जीरो है जब टाइम जीरो था, करंट जीरो था। करंट जब बढ़ता है तो मैग्नेटाइजिंग भी बढ़ने शुरू हो जाती। करंट यहाँ पे पहुंचा, मैग्नेटाइजेशन ये बढ़ी, करंट यहाँ पे पहुंचा, मैग्नेटाइजेशन यहाँ पे पहुंची, करंट यहाँ पे, मैग्नेटाइजेशन यहाँ पे, करंट फुल हो गया, मैग्नेटाइजेशन यहाँ पे फुल। तो इनको हम मिलाएं तो यहाँ से पॉइंट हमें जो मिलते हैं, ये बीच में ये पॉइंट इस तरह से बन रहे। जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा यूं बनता है, यूं ऐसे। अब पीक वैल्यू करंट की पहुंचाई तो ये मैग्नेटाइज हो गया फुल, इसकी वैल्यू बी नॉट।
मुकम्मल तौर पे वो जो आयरन पीस रखा हुआ है सोलिनॉइड के अंदर वो मैग्नेटाइज हो गया, उसके तमाम डोमेन की अलाइनमेंट हो गई। अब करंट ने खुद ब खुद पीक वैल्यू से वापस मुड़ना है, डिक्रीज होते जाना है, तो फ्लक्स भी, मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज होगा सोलिनॉइड में, तो वो मैग्नेटाइजेशन जो हो चुकी आयरन पीस की वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। ये कम हो रही, साथ में करंट जीरो पहुंचा, ये मैग्नेटिक फील्ड जीरो पे नहीं पहुंचता, इसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड ये रह जाता है। तो जो ग्राफ हासिल हुआ वो यहां से करंट और ये वैल्यूज डिक्रीज होती हैं, तो करंट यहां से डिक्रीज, ग्राफ जो हासिल हुआ इस तरह का होगा। मैग्नेटिक फील्ड यहां पे रहेगी, इसको मैं पॉइंट आर बोलता हूं, जबकि करंट मुकम्मल जीरो मगर मैग्नेटिक फील्ड मुकम्मल जीरो नहीं हुआ, ये यहां से कम होके यहां तक पहुंचा। तो यहां पे आप देखें डीमैग्नेटाइजेशन पीछे रह गई, करंट जीरो हो गया मगर डीमैग्नेटाइजेशन फुल नहीं हुई, स्पेसिमेन अभी भी मैग्नेटाइज्ड है। हम इस फैक्टर को O से R तक मैग्नेटिक फील्ड जो रह गया B, इसको हम रिटेंटिविटी कहते हैं। रिटेंटिविटी, रिटेन, रह जाना, तो इतना मैग्नेटिक फील्ड रह गया। तो O से R तक जो ग्राफ है इसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी। अब करंट जीरो से रिवर्स पीक वैल्यू की तरफ जाने शुरू हो गया, यूं डीमैग्नेटाइजेशन हो रही है, ये डी होते 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 ये यहां पे जीरो, करंट यहां पहुंच आया और ये अब जीरो। अब इनके पॉइंट्स अगर मिलाएं तो ग्राफ यूं आएगा, ये यानी करंट इधर जा रहा है, ये डी, करंट यहां पे पहुंचा तो ये यहां पे पॉइंट ये बना, करंट यहां पे पहुंचा तो मैग्नेटाइजेशन यहां पे आ गई, ये पॉइंट, फिर करंट जीरो, करंट यहां पे पहुंचा, डीमैग्नेटाइजेशन जीरो, तो पॉइंट या, इन पॉइंट को मिलाएं तो ग्राफ ये बनता है। अभी करंट ने अपनी नेगेटिव पीक की तरफ जाना है, अब वो आयरन पीस दूसरी तरफ मैग्नेटाइज होना शुरू हो गया। करंट जब नेगेटिव पीक वैल्यू पे पहुंचता है तो ये फिर उतनी ही वैल्यू पे इधर आके -B0 पे पहुंच जाएगा, तो ये यहां पे ये पॉइंट बना, मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो गया, मुकम्मल फुली अलाइनमेंट हो गई, करंट मैक्सिमम पीक पे पहुंचा, तो ये ग्राफ बढ़ते बढ़ते यहां पे हो गया। अब करंट ने वापस जीरो की तरफ इधर मूव करना है, तो ये मैग्नेटाइजेशन कम होती 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 यहां पहुंचेगी, करंट जीरो पहले ही हो जाएगा क्योंकि ये पीछे रह जाएगी, तो ग्राफ आपके पास जो हासिल होगा ये होगा। फिर करंट पॉजिटिव पीक की तरफ बढ़ेगा तो ये डीमैग्नेटाइज फर्दर होगा, रिवर्स वाला जीरो होते होते, फॉर एग्जाम्पल करंट यहां पे पहुंच आया और ये जीरो हो गया, तो ग्राफ इसका ये बनेगा। अब करंट इससे आगे जाना है, करंट ने पॉजिटिव पीक की तरफ, करंट तो आगे जाएगा और ये मैग्नेटाइजेशन इधर शुरू हो जाएगी, ये होते होते ये मैग्नेटाइजेशन यहां पहुंच जाएगी और ये ग्राफ यूं बनेगा। अब ये ग्राफ बार बार हम इसको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करें स्पेसिमेन को, तो ग्राफ यही रहेगा। ये जो बीच वाला ग्राफ है ये कभी भी रिट्रेस नहीं होगा, और ये वाला भी ग्राफ वापस इधर से नहीं जाएगा। ये ग्राफ के आने का रुख है, ये जाने का रुख है, तो आप देखें एक लूप बन जाता है। तो हिस्टेरेसिस लूप एक ग्राफ है बिटवीन मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग करंट। तो आप इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं, हिस्टेरेसिस लूप इज अ ग्राफ between magnetization of ferromagnetic material and a magnetizing current AC। अब इस लूप के ऊपर पॉइंट R को तो हमने डिफाइन किया कि O से R तक मैग्नेटिक फील्ड की मिकदार को रिटेंटिविटी बोलते हैं, कि करंट जीरो हो गया मगर मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुई।
अब करंट रिवर्स यहां बढ़ रहा है, यहां पे पहुंचा करंट रिवर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड टोटल जीरो। इस पॉइंट को मैं सी बोलता हूं। तो ओ से सी तक करंट की, नेगेटिव करंट की वो वैल्यू है जिसके लिए ये फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया। तो करंट की ये वैल्यू कोएर्सिविटी कहलाती है। ओ से सी तक जो ग्राफ है, सॉरी, करंट की वैल्यू कोएर्सिविटी, जिसके लिए बी जीरो हो। कोएर्सिविटी इज करंट फॉर विच बी इज इक्वल टू जीरो, जबकि रिटेंटिविटी, मैग्नेटाइजेशन की वो वैल्यू डेल्टा बी कह लें, इसको डेल्टा आई बोल, जिसके लिए फॉर विच आई इज जीरो। करंट यहां से जीरो हो जाता है, बी रह जाता है, तो ये रिटेंटिविटी। करंट यहां पे सी पे पहुंचता है, बी जीरो होता है, तो करंट की ये वैल्यू कोएर्सिविटी। तो ये मैग्नेटिक मटेरियल के लिए ग्राफ था बिटवीन बी एंड आई। हिस्टेरेसिस लूप कहलाता है। हिस्टेरेसिस लॉस, ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी आप ये चीज़ें याद करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।